सभी वीएलई संभवतः जो हमने मेल किया था अभी वो हैं जो कि पिछले 3-4 महीने के अंदर आप लोगों की मशीन या तो स्टार्ट हुई होगी या आप काम शुरू करने जा रहे होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग 4 महीने से काम कर रहे हो, तो कुछ लोगों का अभी L2 होके आया है रिसेंटली। ठीक है? तो आप लोगों को थोड़ा-सा कुछ एक बेसिक गाइडलाइन बतानी है, उसके रिगार्डिंग ये पीसी रखी गई है। पहली चीज़ तो जो आप लोग अभी डिस्कस भी कर रहे थे, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि यूसीएल में अब जो आधार यूसीएल जिस पे काम कर रहे हैं आप, हम लोग केवल अब मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी और डॉक्यूमेंट अपडेट, ये 4 चीज़ों पे ही काम कर पा रहे हैं। हम ना तो किसी का नाम सही कर सकते हैं, ना किसी की डीओबी सही कर सकते हैं, ना जेंडर सही कर सकते हैं। नया आधार तो हम बना ही नहीं पाते थे, ना बायोमेट्रिक कर पाते थे। ठीक है? तो पहली चीज़ ये क्लियर कट है कि हम केवल मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे, एड्रेस अपडेट कर पाएंगे, मेल आईडी अपडेट कर पाएंगे। और साथ में अभी पिछले कुछ एक समय से यूआईडीआई ने जो लोग जिनके आधार 10 साल से पुराने हो गए हैं, तो डॉक्यूमेंट अपडेट जो एक प्रोजेक्ट है उस पर काम करा रहा है यूआईडीआई कि सभी 10 साल से पुराने आधार धारकों को अपने पीओआई और पीओए आईडी एड्रेस प्रूफ अपडेट कराने की जरूरत है, तो वो करेंगे हम। ठीक है? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर आपके सॉफ्टवेयर में कभी भी ये ऑप्शन आता भी है कि हमारे यूसीएल सॉफ्टवेयर से या सीएससी जो बीसी यूसीएल काम कर रहे हैं आप लोग, तो वो बंद कर दी गई हैं। आप लोग यूसीएल जब मिला है तो कुछ एक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जो आपके पास रही होंगी तभी आप काम कर पा रहे हो। सबसे पहले आप सीएससी हो, सीएससी के साथ आपने बीसी बना होगा आपका। फिर सीएससी जो डिजिटल सेवा पोर्टल है और बीसी है उस पर आपने काम शुरू किया होगा। तो कुछ एक महीने हो गए होंगे काम करते हुए, हो सकता है कुछ लोग बहुत पुराने थे, तब जाके आपको ये यूसीएल की सर्विस लेने के लिए आप योग्य हुए हैं कि फिजिकली डिसेबल्ड है, जिनके साथ कोई चैलेंज है फिजिकली, तो उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था होनी चाहिए। टोकन सिस्टम में अगर एक बार को नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि अगर आपके सेंटर में भीड़ हो रही है तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना के रखें आप लोग कि लोग जो है बारी बारी से काम करा पाए आपके यहाँ पे। ठीक है? तो ये बेसिक कुछ एक गाइडलाइंस है जिसको यूआईडी जरूर बोलता है कि ये होनी चाहिए। आपका सेंटर जो है वो उस पर कम से कम 5 से 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कई बार जो है हम लोग विजिट करते हैं फिजिकल सेंटर, तो बहुत छोटे छोटे सेंटर मिलते हैं। ठीक है? तो सेंटर पे एटलीस्ट 4-5 लोग एक बार हम बैठ पाए, ऐसा सेंटर आपका होना चाहिए। आपके सेंटर पे सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा हो। जितने भी ये यूसीएल सेंटर्स हैं, आप बैंकिंग पे काम कर रहे हो तो बैंकिंग भी अपने आप में सरकारी और लीगल प्रोजेक्ट है। फाइनेंशियली वहाँ पे भी चीज़ें होती हैं, वित्तीय लेन देन करते हो आप लोगों के साथ में, तो किसी के साथ कभी कोई फ्रॉड हो जाए या कुछ हो जाए तो उसको जो है ट्रेस आउट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के पर्पज से आपके सेंटर पे सीसीटीवी कैमरा बहुत जरूरी है। जिससे कभी कभी अगर कुछ जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो सीसीटीवी कैमरा है वो आपको बचाव का काम करेगा। इसीलिए यूआईडी ने बोला है कि सीसीटीवी कैमरा आपके सेंटर पे जरूरी है। साथ में जिनका भी आप काम कर रहे हो उन रेजिडेंट का आप रजिस्टर जरूर मेंटेन करें कि आपने किसका क्या काम किया, कितने रुपए चार्ज किए। ठीक है? आपके सेंटर जहाँ पे खुला हुआ है, अगर जिस सेंटर में आप काम कर रहे हो उसमें ही उसके आसपास कहीं पे जो है वॉशरूम वगैरह इस तरह की जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, जिससे कि कभी किसी को जरूरत पड़े तो वो उस सर्विस को ले पाए। तो ये चीजें हैं जो कि आपको थोड़ा सा अपने सेंटर, क्योंकि आप जो और हमारे नॉर्मल सेंटर्स हैं सीएससी सेंटर, उनसे अलग हैं, और जहाँ पे कि यूआईडीआई की कुछ एक बेसिक गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। बाकी आपको यूसीएल मिल गया, यूसीएल मिलने के बाद भी कुछ एक चीजें हैं जो कि आपको विशेषतः ध्यान देनी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब यूसीएल मिल जाता है ना, तो यूसीएल मिलने के बाद में ज्यादातर वीएलईज का थोड़ा सा रुझान जो डिजिटल सेवा की पोर्टल की सर्विसेज हैं या बैंकिंग है उनसे कम हो जाता है। आप समझ रहे होंगे कि आज की डेट में हमारे पास केवल मोबाइल नंबर, एड्रेस अपडेट ही रह गया है। तो ज़्यादातर बीएलई अभी जो रिपोर्ट देखते हैं हम लोग, अभी आप बात भी कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि अरे अब तो इस पे ही रह गया, कोई आता ही नहीं कराने। तो अब ये जो सर्विस है ना, एक एड ऑन सर्विस रह गई है। इसको आप सोचे कि इनकम कर लेंगे हम इससे, हाँ, या बहुत बड़ा कोई बेनिफिट हम जो है इकोनॉमिकली अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपने आप को, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है अब। इसीलिए आपको जो डिजिटल सेवा की और सर्विसेज हैं उन पे काम करते रहना जरूरी है, बैंकिंग की सर्विसेज पे काम करते रहना जरूरी है। और ये जो बात हम लोग कई बार आप देखते हो ग्रुप में लिखते हैं या आपको बोलते हैं ना, तो वो केवल हम अपनी तरफ से नहीं, डिजिटल सेवा पे आप लोग बिजली के अलावा पैन कार्ड की सर्विसेज है हमारे पास में, पीएम विश्वकर्मा है, हाँ, इसके अलावा अभी आपने देखा पीएम सूर्या की जो सर्वे हो रही थी वो आप कर सकते हो उसको काम, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, एनपीएस है, सीएससी ग्रामीण स्टोर हमारी एक सर्विस है जिसके थ्रू आप लोगों को भी, जैसे गर्मी है तो लोग जो है ऑनलाइन परचेज कुछ करना चाहें तो उस तरह की चीजें कर सकते हैं आप लोग। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो ये सर्विस मिली है आधार,
आपको केवल इस पे डिपेंड नहीं रहना है और आपको ये सोच के काम नहीं करना है कि मैं तो यूसीएल से ही जो है कमाई करूंगा और उसी चीज पे काम नहीं करूंगा। क्योंकि अब वो समय नहीं है कि आप सोचें कि दिन भर में 50-100 लोग आपके पास में मोबाइल नंबर या एड्रेस अपडेट कराने आएंगे। 2 4 5 10 ट्रांजेक्शन एक यूसीएल बीएलई कर पा रहा है, जो हम देख रहे हैं जिस तरह से अभी। तो आपको जरूरत है कि डिजिटल सेवा की सर्विसेज पे आप अपने सेंटर की ब्रांडिंग, अपने सेंटर पे ये सारी डिस्प्ले रखिए। एटलीस्ट 8 से 10 सर्विसेज आपकी डिजिटल सेवा पोर्टल की आपके पास में लिखी हुई होनी चाहिए आपके सेंटर पे, और आपको याद होनी चाहिए, जिससे कि लोग आपके यहाँ पे काम कराने आए। साथ में आपको जो बैंकिंग मिली हुई है उस बैंकिंग पे आप रेगुलर काम करें, क्योंकि ये सब चीजों पे काम करोगे तो आपके सेंटर फुटफॉल बना रहेगा। जिन सेंटर्स पे ये 2 3 4 ट्रांजेक्शन होते हैं या जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे यहाँ पे कोई काम ही नहीं आ रहा, उसके पीछे कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार होते हैं। हम अपने सेंटर की पहचान ही नहीं करा पा रहे हैं लोगों को कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एक बेसिक सी चीज है, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो लोग आपके यहाँ काम कराने आते हैं। कोई आपके यहाँ पे चीनी चाय पत्ती तो खरीदने आता नहीं होगा। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपके यहाँ पे वो उसका डिस्प्ले ही नहीं है, वो दिख ही नहीं रही है। आप अपने सेंटर पे अगर चाय चीनी ये सब चीज रखना शुरू कर दोगे ना तो लोग वो भी लेने आएंगे। तो इसलिए आप जो चीज आपके पास में अवेलेबल है उसकी ब्रांडिंग जरूर रखिए, उनको डिस्प्ले करिए कि यहाँ पे ये भी काम होता है। ये बताने का मेरा पर्पस सिंपल सा इतना है कि आप जब इस तरह से काम करेंगे तो आप अननेसेसरी जो ओवर चार्जिंग की चीजें हैं कि 50 की जगह 100 रुपए लेते हैं, स्टैटिक आईपी का खर्चा जो है आपको निकालना है, तो ये इससे नहीं निकल पाएगा आज की डेट में। अगर आप सोचें कि केवल यूसीएल आधार से मैं कर लूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको यूसीएल तो एक एड ऑन सर्विस हो गई, इसके सारे लोग आपके यहाँ चल के आ रहे हैं इसको देख के कि अरे यहाँ आधार से संबंधित कुछ काम होता है। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है कि हम यूसीएल पे तो काम करें ही और साथ में डिजिटल सेवा की अदर सर्विस पे काम करें, बैंकिंग पे काम करें। आप किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना सेंटर पे जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं आधार के लिए, कोशिश करिए कि केवल उस पर आधार का काम करें, और उस आधार वाले सिस्टम को आपको किसी भी कीमत पे किसी भी अपने साथी बीएलई को भी रिमोट पे नहीं देना है। वो हो सकता है कुछ आपको सेटिंग करने के पर्पज से कुछ रिमोट पे लेना चाह रहा हो, लेकिन आपको नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है फील्ड से आ रही हैं कि यूसीएल जैसी सॉफ्टवेयर में भी कुछ मेल प्रैक्टिसिंग हो रही है, और वो नोटिस में आई है यूआईडीआई की। यूआईडीआई लगातार उस पर एक्शन ले रहा है, लोग सस्पेंड हो रहे हैं, फिर उस पर पेनल्टी भी इम्पोज हो रही है। आप लोग इतना इन्वेस्टमेंट करके इतनी मेहनत से अपना सेंटर बनाते हो, लैपटॉप खरीदते हो, आईरिस खरीदते हैं, फिंगरप्रिंट खरीदते हैं, स्टैटिक आईपी आपने लिए, लगभग 1 लाख रुपए खर्च करते हैं आप, और जरा सी भूल है अब कुछ या फिर किसी के थोड़े से लालच में आके आप लोग जो है इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो, तो फिर सेंटर बंद होता है, पेनल्टी लगती है ना, तो बड़ा दिक्कत होती है। आपको भी दिक्कत होती है, हम लोगों के लिए भी दिक्कत वाली बात है। सेंटर जब आप लोग चला रहे हैं, अपना ऑपरेटर सिंक करते हैं, तो ऑपरेटर सिंक करते समय ऑपरेटर सेंटर नेम भरा जाता है, सेंटर नेम। तो सेंटर नेम में आपको सीएससी आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर ही भरना है। उसमें आप लोग कई बार बालाजी कंप्यूटर, लक्ष्मी कंप्यूटर, ये फोटो स्टेट, वो फोटो स्टेट, इस तरह का भरते हैं, उसमें कुछ नहीं भरना है। आपको सेंटर नेम में केवल सीएससी आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर ही भरना है। ये जो पेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये काम में आएंगी चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, सेंटर नेम आप लोग चेक कर लेना, जब ऑपरेटर सिंक कर रहे हो तो क्या भर रहे हो, कुछ गलत भर रहे हो तो ये चीज भरनी है वहां पे, चेंज कर लें आप लोग, चेंज हो जाता है। ये नहीं कि एक बार भर दिया तो वही फ्रीज हो गया। सेंटर के बाहर अंदर आपके रेट लिस्ट और जो आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो जरूर लगा के रखें अंदर, जैसे कि जो रेजिडेंट आपके यहाँ काम कराने आ रहे हैं, हालांकि आप लोग केवल एड्रेस अपडेट ही कर रहे हो, तो एड्रेस अपडेट जो पीओए होते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस, उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो आपके सेंटर में जरूर लगी हो, जिससे कि रेजिडेंट को बताने में आपको सुविधा हो कि मैं ये डॉक्यूमेंट नहीं ले रहा हूँ तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर रहे हैं, यूआईडीआई की गाइडलाइन के अनुसार आप काम कर रहे हैं। तो यूआईडीआई की जो अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट में अगर वो डॉक्यूमेंट लेके आया है तब तो आपको काम करना है, अदरवाइज आपको काम नहीं करना है। ठीक है, उसको सजेस्ट करना है कि भाई मैं ये डॉक्यूमेंट नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ये यूआईडीआई की डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, ये आपका डॉक्यूमेंट उसमें आता ही नहीं है। तो फिर वो आपको समझाने में भी उसको आसानी होगी और वो समझ जाएगा, और फिर दूसरा डॉक्यूमेंट जो भी लेके आ पाएगा तभी काम कराएगा। आप चूंकि नए बीएलई हैं, हो सकता है कुछ बीएलई पुराने हैं, तो वो आपके जिले में हम लोगों ने हर जिले में एक यूसीएल का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ अलग से। हो सकता है आप डिजिटल से डीएस के ग्रुप में जुड़े हो या किसी और ग्रुप में जुड़े हो अपने जिले के, लेकिन यूसीएल के ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करके यूसीएल व्हाट्सएप जो ग्रुप होता है यूसीएल वाले ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि समय समय पे जो भी अपडेट या जानकारी हम लोग देते हैं, हम लोग की तरफ से जाती है,
तो वो उस ग्रुप में ज़रूर डालते हैं हम। अगर आप उस ग्रुप में नहीं रहोगे तो जो जानकारी है वो आप तक तुरंत नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट से बात करके, जो डीएमबीसी आपके ज़िले के हैं, यूसीएल ग्रुप अलग से चल रहा है हर ज़िले में, उसमें ज़रूर अपने आप को शामिल करवा लें। जब सेंटर वगैरह विजिट होते हैं या यूआईडी की टीम आती है या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हमारे जाते हैं या हम लोग जाते हैं, तो भाई आप लोगों को सेंटर विजिट करने में सपोर्ट करना होता है। कहीं कहीं से ये शिकायतें पाई जाती हैं कि लोग जब सेंटर विजिट के बारे में पता लग जाता है तो सेंटर बंद करके चले जाते हैं, उस एरिया के लोग ही गायब, या बोलते हैं कि भाई अपना आईडी कार्ड दिखाओ। चलो कोई बात नहीं, आपने आइडेंटिटी पूछने की कोशिश की, क्योंकि फील्ड पे भी ये चीज़ें हैं कि जो लोग अनऑथराइज हैं वो भी घूमते हैं कि मैं यूआईडी से आया हूँ, अच्छी बात है, लेकिन उसके भी पूछने का एक तरीका होता है। तो जो भी अधिकारी आपके यहाँ पे अगर कोई आके बताता है कि मैं यूआईडी से आया हूँ या सीएससी से आया हूँ, तो उससे थोड़ा सा आप पोलाइटली कुछ भी अगर चीज़ पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो बात करें। ठीक है, उसको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड मना नहीं करना है, या ऐसा आपको व्यवहार नहीं शो करना है कि आप उसका जो है विरोध कर रहे हैं जांच में। ठीक है, डॉक्यूमेंट के जो आप लोग लेते हैं एड्रेस प्रूफ वगैरह, वो आपको ओरिजिनल स्कैन करने हैं, फोटो कॉपी स्कैन नहीं करनी होती है। ट्रांजेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो ट्रांजेक्शन की बात हो रही है बार बार कि आपको हर महीने इतने करने हैं, इतने डिजिटल सेवा पे काम करना है, तो उसका रीजन है क्योंकि जो यूसीएल जैसी सर्विस, हम लोग पूरा यूपी में अगर बात करें तो हमारे पास 20,000 बीसी हैं, 2 लाख सीएससी हैं। तो 20,000 बीसी में से मैं केवल 6,000 लगभग लोगों को यूसीएल दे पाता हूँ। तो यूआईडीआई ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, यूआईडीआई ने ये बोल के जिम्मेदारी दी है कि हम लोग जो जिनको मोबाइल नंबर या एड्रेस अपडेट कराने में असुविधा हो रही है, तो आप लोग उन क्षेत्र में अपने यूसीएल सेंटर्स खोलिए जहाँ पे उनकी और बैंक, पोस्ट ऑफिस या इस तरह के सेंटर नहीं है। और आज की डेट में अगर बात करें मोबाइल नंबर की, तो मात्र 30% लोग ही ऐसे हैं जिनके मोबाइल नंबर लिंक है आधार में। तो बहुत बड़ा स्कोप है अभी। अगर आप सोचें कि अरे नहीं सबके मोबाइल नंबर लिंक हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। वो चीज़ अलग है कि ह्यूमन टेंडेंसी है, और इंडिया में तो खासकर लोग तब तक वो काम नहीं कराते जब तक उनका काम खराब नहीं होना है, उनकी कगार पे आ जाए या उनको जरूरत महसूस नहीं होती है। तो यूआईडीआई जो आंकड़े देता है हमको, वो तो ये बताता है कि भाई 30% ही आधार लोगों के मोबाइल नंबर लिंक है। तो इसका मतलब भी बहुत स्कोप हमारे पास में है। अब एड्रेस की बात करें तो एड्रेस भी लोग, बहुत सारे लोग चेंज करते हैं। ठीक है, तो अगर जिन लोगों ने एड्रेस अपडेट नहीं कराया तो हो सकता है कुछ एक सर्विसेज या फिर कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार की स्कीम्स में उनका लाभ नहीं मिल पाता है उन्हें, तो एड्रेस अपडेट भी अभी काफ़ी लोग कराते हैं। डॉक्यूमेंट अपडेट एक अभी नया जो चल रहा है 10 साल से पिछले, जिन लोगों के आधार पुराने हैं तो उनको अपने दोबारा से केवाईसी एक तरह से समझ लीजिए आप, आईडी एड्रेस प्रूफ अपने आधार में अपडेट कराने हैं। हाँ, तो हमारे पास अभी स्कोप है काम करने का। आपको इस सर्विस को थोड़ा मेंटेन करके रखना है, इसको बचाए रखना है। हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर चेक करके लें, हम किसी भी तरह से ओवरचार्ज में शामिल ना हो, किसी भी तरह से सॉफ्टवेयर के साथ में छेड़छाड़ करते हुए ना पाए जाएं, रबड़ थंब इस तरह की एक्टिविटीज़ में ना पाए जाएं कि कोई चेक कर ले या पकड़ में आ गए तो फिर सेंटर बंद हो जाए, हमारा लाइसेंस खत्म हो गया। तो हमें इस सर्विस को मेंटेन करते रहना है। वो मेंटेन रखने का तरीका एक ही है कि यूआईडी की गाइडलाइन के अनुसार अगर हम काम करेंगे तो हम सिस्टम में रहेंगे, अदरवाइज हमारी आईडी कभी भी बंद हो जाती है। तो फिर उसके लिए जिम्मेदारी हमारी ही है, और हम ही जिम्मेदार होते ही हैं कहीं ना कहीं उसके लिए। फिर हम एक दूसरे पे बस खाली दोषारोपण करते हैं कि सीएससी ने बंद कर दिया, कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर विजिट करने आए थे वो रिपोर्ट लगा के चले गए। अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रिपोर्ट लगा के विजिट करके जाएगा तो फिर भी आपके पास में दरवाजे होंगे दोबारा सिस्टम में आने के लिए। अगर यूआईडी ने एक बार बंद कर दिया तो कम से कम 1 साल के लिए सस्पेंड हो जाती है आईडी। ये चीज़ समझिए आप लोग, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम सेंटर अपने मानकों के अनुसार यूआईडी के चलाएं। डेली सेंटर हमको खोलना है। कुछ लोग सेंटर अपनी मन मुताबिक खोलते हैं, दिन में 1-2 घंटे चलाएंगे, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अपना बिजनेस भी चल रहा है, सेंटर भी चला रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं सेंटर पे प्रॉपर समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो यूसीएल जैसी या बैंकिंग जैसी सर्विस प्लीज कृपया करके आप खुद से भी सेंटर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप यूसीएल, मैं बोल रहा हूँ आपको क्लियर, यूसीएल मैंने बताया जैसे 6,000 लोगों को हम दे पा रहे हैं। अब वो भी है नहीं जिसके यहाँ कम काम आ रहा है या जो काम कम कर पा रहा है, किसी और चीज में भी इन्वॉल्व है, उसकी वजह से कोई अच्छा भी है नहीं जिसको भी देके और जिनको लोगों को भी वो सुविधा दे पाता ज्यादा, उसका हक मारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से जो बार बार कहने का पर्पज होता है हम लोगों का कि ज्यादा से ज्यादा काम करना है, हम ये नहीं कह रहे कि आपको फेक ट्रांजेक्शन करना है या गलत काम करना है। आप अपने सेंटर की पब्लिसिटी करिए, प्रमोशन करिए, प्रचार करिए, सेंटर पे डेली बैठिए। अभी गर्मी है जैसे, तो सुबह 7 बजे आप सेंटर खोल सकते हो, सुबह 7 से 12 बजे तक काम करो या 11 बजे तक काम करो। 2-3 घंटे काम नहीं करना है, आराम करना है, तो सेंटर पर लगा दो कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक काम नहीं होगा। फिर बैठ के 3 बजे आके शाम को 8 बजे तक काम करिए। हम लोगों ने जो काम, अगर आप देखते हो बैंक, पोस्ट ऑफिस, तो भाई 10 से 4 ही काम करते हैं नियम से।
वो सरकारी लोग हैं। हम लोगों के पास में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग भी सेंटर पे काम खोल के बैठ सकते हैं और शाम को भी लेट नाइट तक काम कर सकते हैं। हम सातों दिन काम कर सकते हैं। सैटरडे संडे एक ट्रेंड देखा है मैंने कि सैटरडे संडे को हमारे जो सीएससी सेंटर्स हैं उनके ट्रांजेक्शन डाउन हो जाते हैं एक साथ, पता नहीं क्यों। क्योंकि हम भी ये सोच रहे हैं कि भाई सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो हम भी अपने सेंटर बंद रखें। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि सैटरडे संडे जो लोग सरकारी लोग हैं, जो नौकर पेशा लोग हैं, वो अपना काम कराना चाहते हैं तो वो कहाँ काम कराएंगे, क्योंकि बैंक पोस्ट ऑफिस ही बंद है उस दिन। तो ये चीज जो हमको मिली हुई है, हम जो सीएससी हैं, तो सीएससी का जो कॉन्सेप्ट है वो है ही इसीलिए कि जहां जब जो काम नहीं कर पा रहा है वहां हम काम करके दें। जिन गांवों तक बैंक पोस्ट ऑफिस नहीं है वहां पे हमारे सेंटर हैं, या जो लोग संडे को नहीं काम करते हैं हम उनके लिए सर्विस दे पाए। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें प्रतिदिन अपने सेंटर खोल रहे हैं। हाँ, किसी दिन जैसे अभी इलेक्शन है, कहीं किस एरिया में इलेक्शन हो रहा है, कर्फ्यू लगा है या कोई बात है कि लोकल अथॉरिटी या लोकल प्रशासन आपको अलाउ नहीं करना सेंटर खोलने के लिए, तब आपको नहीं खोलना है। अदरवाइज आप होली, दिवाली, ईद किसी भी दिन काम करिए, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, डेली आप सेंटर पे काम कर सकते हैं। किसी भी छुट्टी की दिन आपको अगर आपने काम किया उसकी वजह से कभी भी आईडी सस्पेंड नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद कभी छुट्टी हो तो आप लोग पूछने के एक बार कोशिश जरूर करते हो कि सर आज काम करें नहीं करें। आप उस दिन तो पूछने की कोशिश करेंगे कि करें नहीं करें, लेकिन 50 के 100 रुपए ले लेते तो नहीं पूछते सर 100 रुपए ले या नहीं ले। जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। मैं फील्ड पे जाता हूँ तो सुनता हूँ, आपकी क्वेरी आती है तो सुनता हूँ। इसको बताने का, समझाने का तरीका मेरा थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जरूर हो सकता है कि मैं आपको सीधे सीधे बोल रहा हूँ ये चीजें, लेकिन ऐसा है। आपको ध्यान देना है इन चीजों को लेके कि हम सेंटर पे ज्यादा से ज्यादा समय देंगे तो हमारे ट्रांजेक्शन आप देखना कि खुद से बढ़ जाएंगे। हम सर्विसेज बढ़ाएं अपनी, हम अपनी क्वांटिटी बढ़ाएं, अपनी क्वालिटी बढ़ाएं, तो आप देखोगे आपकी इनकम खुद से बढ़ जाएगी। सीसीटीवी जरूर लगाएं अपने सेंटर पे, मैंने बताया जैसे कि, और रजिस्टर जरूर मेंटेन करें कस्टमर का। रेट लिस्ट लगाइए सेंटर के बाहर। ये जो रेट लिस्ट है ये सेंटर आपके सेंटर के अंदर लगी हुई होनी चाहिए रेट लिस्ट। दूसरा, ये हमारी कॉमन ब्रांडिंग का एक बैनर है, ये बैनर आपके सेंटर के बाहर जरूर लगा हो। सीएससी स्टेट लोगो, मतलब उत्तर प्रदेश का एक लोगो है जो भी सीएससी जनसेवा केंद्र का लगता है वो लगाएंगे आप। बैंक लोगों में जो भी आपकी बैंकिंग है, एसबीआई, बीओबी, एक्सिस बैंक, जिसके भी आप बीसी बने हैं वो लगा के आपको ये परफॉर्मा है इसका बैनर जरूर लगा हो आपके सीएससी सेंटर पे। हम तो ये जो नॉर्मल सेंटर्स भी हैं, आप तो यूसीएल पे हो, जो नॉर्मल सेंटर्स भी है वहाँ पे भी कॉमन ब्रांडिंग का यही हमारा फॉर्मेट है, तो ये जरूर लगा के रखना है। भाई हमने लैपटॉप लिया, हमने स्टैटिक एपी पैसा खर्च किया, हमने आयरिस खरीदी, हमने फिंगर खरीदी, हमने लाखों लाख रुपए लगा लिया, लेकिन हम 2000 रुपए अपने सेंटर की ब्रांडिंग के लिए खर्च नहीं करते हैं, उसमें कंजूसी करने की कोशिश करते हैं। आप अपने सेंटर की ब्रांडिंग करोगे ना तो आपका खुद का प्रचार प्रसार ही है ना भाई, उसमें तो जो दिखेगा वही तो बिकेगा, जो दिखेगा ही नहीं पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे आधार संशोधन भी होता है, आधार संशोधन केंद्र भी है। फिर तो लोग सब कोई नॉर्मल सेंटर्स खुले हुए हैं, ऑनलाइन कैफे दुकानें खुली हुई है, वही समझते हैं और चले जाते हैं बैंक पोस्ट ऑफिस में काम कराने, क्योंकि उनको लग रहा है बैंक पोस्ट ऑफिस में काम हो रहा है अब तो आधार का। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये कॉमन ब्रांडिंग, ये रेट लिस्ट और जो पीछे मैंने अभी कुछ बातें आपको बताने की कोशिश की, ये थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो आप पाएंगे कि भाई आपके सेंटर पे सही में तरीके से काम हो रहा है और कोई भी रेजिडेंट आपके यहाँ पे कंप्लेन करके नहीं जा रहा है, संतुष्ट होके जा रहा है। ठीक है, ये रजिस्टर का फॉर्मेट है, ये रजिस्टर आप जरूर बनाएंगे। आपको मेल भी जब L2 का गया होगा तो ये सारी चीजें अटैच होके गई होंगी। ये रजिस्टर आप लोग हमारा जो CSC ग्रामीण ई स्टोर एक एप्लीकेशन है उसके माध्यम से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर वहां से ऑर्डर करेंगे तो एक जो रजिस्टर है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी, ठीक है ना। नहीं तो पाया क्या जाता है जब रजिस्टर मांगो किसी का तो पता लगा उसमें रजिस्टर में मोबाइल नंबर की जगह आधार नंबर लिख रहे हैं। आधार नंबर तो कहीं लिखना ही नहीं होता है। आपको आधार नंबर छोड़िए, आधार की जीरोक्स या हार्ड कॉपी किसी भी तरह की कोई भी चीज अपने सेंटर पे नहीं रखनी रेजिडेंट की। आपको जो रजिस्टर का फॉर्मेट बताया गया है इसी फॉर्मेट में आपको अपना रजिस्टर मेंटेन करना है, या आप वेल एंड गुड ये होगा कि आप CSC ग्रामीण ई स्टोर ऐप है जो हमारी, वहां से रजिस्टर ऑर्डर कर लीजिए, जिससे कि आपको समझने में या रजिस्टर को मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2-3 रजिस्टर अपनी सुविधा अनुसार आप 3 का 5 का उसमें दिया हुआ है वो आप ऑर्डर करके अपने सेंटर मंगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे सेंटर्स हैं वो और लोगों के सेंटर, बैंक पोस्ट ऑफिस, यूआईडी खुद फीडबैक देता है हम लोगों को। जब आपके सेंटर विजिट होते हैं तो हम लोगों तक फीडबैक आती है कि हाँ CSC के सेंटर हम विजिट करने जाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं।
तो उससे क्या है ना, हमारा जो थोड़ी सी रेपुटेशन है या हमारी जो इमेज है ना, वो थोड़ी सुधरेगी। हेल्पलाइन नंबर है यूआईडीआई के 1947, और उसकी मेल आईडी है help@uidi.gov.in। ये आपको भी अच्छे से पता होनी चाहिए और अपने सेंटर पे डिस्प्ले करके रखें कि अगर किसी को कोई शिकायत, कोई सुझाव या अपना वो जो एनरोलमेंट करा के गया है उसका स्टेटस पता करना है तो वो कर पाए। ये चीज़ें इसलिए होती हैं जरूरी। नहीं तो होता क्या है, अभी कोई आपसे मोबाइल नंबर लिंक करके जाएगा, उसका काम हो ना हो, लेकिन वो हर दूसरे दिन आपसे आके पता करता है। आप बता दोगे उसे कि बंदा को पता कर लेना आपका स्टेटस, तो वो घर पे बैठ के भी कर सकता है। 1947 टोल फ्री नंबर है, कोई पैसे भी नहीं लगने हैं उसके। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, और आपको ये मेल आईडीज और ये वेबसाइट्स के बारे में खुद तो जरूर ज्ञान होना चाहिए। सॉफ्टवेयर बाईपास या क्लोनिंग जो होती है, तो उसका एक मेन जो कारण होता है वही होता है कि कभी भी आप, अगर आप अपना सिस्टम रिमोट पे देंगे किसी भी अनजान, या मैंने बोला ना आपको कोई जानकार भी, ये नहीं भी है आपका साथी, तो कृपया करके उसके साथ में किसी भी तरह से आप इन्वॉल्व मत होइए, ना उसको अपना सिस्टम रिमोट पे दीजिए। आपको अगर वो कोई गलत तरीके से एनरोलमेंट या आधार अपडेट करने के लिए बोल भी रहा है ना, तो आपको बिल्कुल नहीं उसमें शामिल होना है। बताना है हम लोगों को कि सर वो ऐसे बोल रहे थे कि ऐसे ट्रांजेक्शन बढ़ जाएंगे आपके। अगर आपने थोड़े से लालच में आके उसके साथ में आप शामिल हो गए ना, तो फिर दिक्कत होगी आपके लिए, और पेनल्टी लगेगी और सस्पेंड भी होगी आईडी। उससे सीएससी का नाम भी खराब हो रहा है। कुछ केसेस आ रहे हैं लगातार, ऐसे इस तरह की चीज़ें आ रही हैं फील्ड से, तो उससे क्या हो रहा है ना, बार बार हम लोगों पे एक क्वेश्चन मार्क हो रहा है। हम लोग पहले डीओबी नेम ये सब करते थे, वो कहीं ना कहीं जो है मार्केट में आप देख रहे हो कि किस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ें हटाई भी इसीलिए गई हैं क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होने के चांसेस ज़्यादा थे। वो डॉक्यूमेंट भी, और अपने आप में भी अब इतने समय से आधार बन रहा है, और इतना लंबा समय, इतनी लंबी विंडो दी यूआईडीआई ने अपने आधार को सही कराने के लिए, उसके बावजूद भी लोग अपना नाम क्यों चेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, या डीओबी क्यों चेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। सबसे ज्यादा उसी में गड़बड़ी है, तो इसीलिए वो गड़बड़ी वाली चीज हम लोगों से हटा दी गई कि जाने अनजाने में हमसे वो गलती ही ना हो। एड्रेस और मोबाइल नंबर है, आप इस पे काम करिए, इसमें एरर के चांसेस भी कम है, और इस पे पेनल्टी भी, जब एरर के चांसेस कम है तो फिर एरर एरर नहीं होगी, गलती नहीं होगी, तो पेनल्टी भी नहीं लगेगी। बस इसको मेंटेन करने का एक ही तरीका रखे रहने का है कि हम पैसे ना ले ज़्यादा किसी, 50 रुपए पे काम करें। कोई प्रिंट वगैरह निकाल के देते हो तो भाई उसका पैसा बाद में लेना है जब उसका काम हो जाए, और उसका भी 30 रुपए निर्धारित शुल्क है कलर कॉपी करके प्रिंट करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स एड्रेस प्रूफ में आप लोग क्या क्या ले सकते हो, ज़्यादातर चीज़ें आपको पता ही होंगी। आप पासपोर्ट ले सकते हो, राशन कार्ड ले सकते हो, वोटर आईडी कार्ड ले सकते हो। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप लोग एड्रेस प्रूफ में ले सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, ये ले सकते हो आप लोग। यूआईडीआई का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि ग्राम प्रधान से या फिर चेयरमैन से, एमएलए, एमपी से, कोई भी गजेटेड ऑफिसर से अगर प्रमाणित करा के लाता है तो भी आप लोग जो है उसको यूआईडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट को एड्रेस प्रूफ में ले सकते हैं। ये सब दिया हुआ है एड्रेस प्रूफ में, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप लोग ले सकते हैं। बिजली बिल होते हैं, पानी का बिल है, ये सारी चीज़ें आप लोग एड्रेस प्रूफ में ले सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं होती है, तो फिर वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा HOI बेस्ड आप लोग जो है परिवार का कोई भी मुखिया, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं आज की डेट में लखनऊ रहता हूँ, मैं अपनी पूरी फैमिली लेके दिल्ली शिफ्ट हो गया, तो मैंने अपना तो आधार वहाँ पे, हो सकता है मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली या फिर मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी जो है डॉक्यूमेंट मेरे पास में था, मैंने अपना आधार चेंज करा लिया एड्रेस, लेकिन मेरे घर में मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, उनका भी मुझे एड्रेस अपना चेंज कराना है, मेरे भाई हैं, तो वो मेरा अगर आधार में जो एड्रेस है मैं कराना चाहूँ तो इस डिक्लेरेशन को भर के HOI बेस्ड आप लोग वो परिवार का मुखिया अगर ये डिक्लेरेशन देता है तो अपने घर परिवार के लोगों का एड्रेस चेंज करा सकता है, इसके साथ में कोई और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। इस तरह से डॉक्यूमेंट को भरना होता है, ये डिक्लेरेशन होती है। ठीक है, इसमें जो है परिवार का मुखिया आई, उसका नाम लिखा जाएगा, उसका एड्रेस लिखा जाएगा, उसका आधार नंबर, और नीचे वो जिसको डिक्लेयर कर रहा है उसकी डिटेल भरी जाती है कि वो किसको कर रहा है, उसके साथ क्या रिलेशन है, उसकी वाइफ है, क्या है, जो भी है। ये जो डिक्लेरेशन है इसको थोड़ा सा ध्यान देते हुए यूज करना होता है। कोई भी फेक जानकारी देके, पता लगा वाइफ नहीं है फिर भी वाइफ बोलते हुए और उसको कराने की अगर वो कोशिश करेगा, तो इसमें पॉइंट नंबर 3 में स्पष्ट लिखा हुआ है, आधार एक्ट जो 2016 है, उस आधार एक्ट 2016 के अनुसार उसमें दिया गया है कि भाई अगर वो गलत जानकारी देते हुए
उसका एड्रेस अपडेट कराने की कोशिश करेगा तो वो उसका तो रिजेक्ट हो ही जाएगा, साथ में जो कर रहा है, जिसको यूज कराने की कोशिश कर रहा है, उसका भी आधार सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो जो भी लोग इस तरह की डिक्लेरेशन लेके आते हैं तो उनको बताते हुए आप लोगों को ये डिक्लेरेशन यूज करनी है, करानी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट अपडेट। डॉक्यूमेंट अपडेट जो मैं आपको बता रहा था कि आप लोग जैसे मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। तीसरी चीज़ है आपके पास में केवल डॉक्यूमेंट अपडेट, जिसके जिस पे काम करके आप लोग अपने ट्रांजेक्शन बढ़ा सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपडेट है क्या? यूआईडीआई ने जो 10 साल या 10 साल से पुराने आधार बने हुए हैं उनको सभी रेजिडेंट्स को ये मैसेज भी कराया है, अपने उनके मोबाइल पे मैसेज भी किया है कि आप लोग आईडी एड्रेस प्रूफ दोबारा से नियरेस्ट अपने किसी भी सीएससी सेंटर, जो भी हमारे यूसीएल सेंटर है या फिर आधार सेवा केंद्र पे जाके अपडेट कराएं। वो खुद से करते हैं तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर वो सेंटर पे आके कराते हैं आपके सेंटर पे या किसी बैंक पोस्ट ऑफिस में जाके, तो उसकी निर्धारित शुल्क 50 रुपये रखा गया है। ठीक है, ये जरूरी क्यों किया गया है? क्योंकि भाई 10 साल में लोगों की आइडेंटिटी हो सकता है चेंज हो गई हो, उन्होंने अपना एड्रेस बदल लिया हो, लेकिन वो अपना आधार को चेंज नहीं कराए या वहीं पे रह रहे हैं। फिर भी यूआईडीआई ये चाह रहा है कि ऐसे लोगों का कम से कम ये तो पता लगा रहे कि आज की डेट में वो लोग हैं भी और वहीं रह रहे हैं जहां उनका आधार बना था 10 साल पहले। इसलिए अगर उनकी लोकेशन चेंज नहीं भी हुई है फिर भी उनको अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कराने की जरूरत है। उसका पर्पज थोड़ा सा ये है। जो लोग इसको नहीं कराएंगे तो उनको जैसे जो डीबीटी के माध्यम से कुछ स्कीम्स का सरकार लाभ पहुंचाती है, तो वो हो सकता है उनको आने वाले समय में ना मिले। ये केवल अभी बोला जा रहा है, बोला इसलिए जा रहा है क्योंकि इसको मैंडेटरी नहीं करा गया, ये अभी वॉलंटरी है। वॉलंटरी स्टेज में इसलिए भी है क्योंकि यूआईडीआई के अनुसार अगर बात करें तो यूपी में केवल लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं। आप बोलो कि नहीं इनके आधार बंद कर दो तभी ये लोग कराने आएंगे। भाई अगर 3 करोड़ आधार सस्पेंड कर दिए गए तो हम लोग इतने नहीं हैं। ऑपरेटर्स की बात करें तो यूपी में केवल 15,000 ऑपरेटर काम करते हैं। तो एक जो है ना पूरा एक अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। तो इस चीज़ को अभी मैंडेटरी नहीं किया है यूआईडीआई ने, लेकिन जो पढ़े लिखे जो समझदार लोग हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं और कर भी रहे हैं, करा भी रहे हैं। लोगों ने खुद से ही किया है, खुद फ्री ऑफ कॉस्ट अगर घर पर बैठ कर पाते हैं जो लोग, जिनके पास इंटरनेट है, मोबाइल वगैरह चलाते हैं। तो आप लोग भी जो आके यहाँ लोग काम कराने आते हैं, चाहे वो कुछ भी काम कराने आते हैं, आप तो सिंपल से समझो कि अगर आपके यहाँ पे कोई फोटो कॉपी ही कराने क्यों नहीं आया आधार की, आपके अगर हाथ में आधार आता है किसी भी पर्पज से आता है तो आपको 2-3 क्वेश्चन कर लेने हैं उससे। भैया ये आधार आपका है, कब बना था, क्या इसे मोबाइल नंबर लिंक है? नहीं है तो उसको सजेस्ट करो कि ये मोबाइल नंबर लिंक करा लो। एड्रेस यहीं रहते हो जहाँ पे ये आधार है, नहीं है तो एड्रेस अपडेट करने के लिए सजेस्ट करो। सब कुछ सही है तो फिर उसको बोलो कि अरे ये कितना पुराना हो गया, बोलेगा बहुत पहले बना था। तो उसको बोलो अगर डॉक्यूमेंट अपडेट कराया नहीं कराया आपने, नहीं कराया है तो उसको आपको प्रयास करना है बता समझा के ये चीज़ें आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। करते कि हम लोग कोई फोटो कॉपी कराने आए, आधार की कराने आ रहा है, दिन भर में हमने 10 आधार कार्ड की फोटो कॉपी करी। वो अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी आप उस पर डिपेंड होगी, 2 रुपए या 5 रुपए जो भी लेते होगे आप फोटो कॉपी के, वो आ रहे हैं आपके पास में। नहीं, आपको साथ में उस आधार के बिहाफ पे आप और भी क्या कर सकते थे। ठीक है, आप हेल्प कर रहे लोगों के, आने वाले समय में हो सकता है वो लाइन में लग के वो काम कराए। वो पहले से करा के रखा होगा तो बोलेगा बाद में और लोगों को भी, अरे यार वो तो सही, उन्होंने हमें उस दिन राय दे दी, हम तो कराए हैं, अब तुम लाइन में लगे हो। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं थोड़ा सा, इससे क्या होता है ना, थोड़ा हेल्पिंग नेचर जो है लोगों को पता लगता है। आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे भाई, कहीं और भी जाएगा तो भी पैसे देके ही कराएगा, वो फ्री में तो होना नहीं है। चाहे मोबाइल नंबर है या एड्रेस अपडेट होना है। और डॉक्यूमेंट अपडेट की बात करें तो उसका भी यूआईडीआई ने चार्जेस बोला हुआ है। कोई अगर आपसे बोले कि नहीं ये तो फ्री हो रहा है, तो फ्री हो रहा है तो भाई घर बैठ के कर लो। सेंटर पे तो यूआईडी ने बोला है हमसे कि 50 रुपए ही लेने हैं और 50 रुपए देने पड़ेंगे आपको। तो उसमें कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़ा या कंट्रोवर्सी वाली बात ही नहीं है। उनको बताना है कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है डॉक्यूमेंट अपडेट, लेकिन क्यों, कब, क्या, कब और किसके लिए है? बस उन्हीं के लिए है जो लोग खुद से करते हैं। अगर भाई हम भी तो अपना सेंटर पर लेके बैठे हैं, लैपटॉप है, प्रिंटर है, इंटरनेट का खर्चा है, तो इसमें से यूआईडी ने ये बोला है कि अगर सेंटर पे आके कराएंगे तो 50 रुपए देने पड़ेंगे आपको, नहीं तो आप करना चाह रहे हो तो खुद से कर लो। पोर्टल है, विंडो ओपन है यूआईडी की, ये प्रोसेस है। उसका प्रोसेस ज़्यादा बताने वाली बात ही नहीं है। आप जैसे डेमोग्राफिक अपडेट कर रहे हो तो वहीं पे आ रहा होगा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट। इस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक करेंगे, आधार नंबर डालेंगे तो डिटेल खुल के आ जाती है उसकी रेजिडेंट की, और डिटेल को खुलने की चेक करने के बाद में डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करते हुए लास्ट में जाके वेरिफिकेशन करके और आपको पीओआई और पीओए उसके अपडेट अपलोड कर देने हैं। बैक कोड जनरेट करके आप वैलिडेट कर देते हो। बाकी प्रोसेस सारा सेम है, बस थोड़ा समझने की जरूरत थी ये कि डॉक्यूमेंट अपडेट है क्या और इसकी जरूरत क्यों है, वो मैंने आपको बता दी।
अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, एड्रेस अपडेट ही कर रहे हो अब तो आप लोग। तो एड्रेस अपडेट करते समय जो डॉक्यूमेंट आप लोग अगर गलत लेते हो तो किस किस तरह की गलतियां हमसे होती हैं, और वो अगर गलती होती है तो उस पर पेनल्टी किस किस तरह से लगती है। ठीक है। बात करें अगर हम लोग डॉक्यूमेंट एरर की, तो डॉक्यूमेंट एरर में आप लोग जो है मिसिंग डॉक्यूमेंट, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपने स्कैन ही नहीं किया, या फ्रॉड गलत तरीके से कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ था, या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, ठीक है ना, अब्यूजिंग जो लैंग्वेज होती है उस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा अगर आपने डेमोग्राफिक या एड्रेस अपडेट करते समय। तो ये होते हैं डॉक्यूमेंट अपडेट दो तरह के होते हैं, डीओई 1 और डीओई 2। डीओई 1 में जो आते हैं वो मेजर एक ग्रेव एरर्स होते हैं, बड़ी गलती, गलत डॉक्यूमेंट को यूज करना, या डॉक्यूमेंट प्लेन स्कैन कर देना, डॉक्यूमेंट स्कैन ही नहीं हुआ, पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट, या डॉक्यूमेंट जो लिस्ट है उस लिस्ट से अलग कोई डॉक्यूमेंट यूज कर लिया तो इनवैलिड डॉक्यूमेंट। डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, आपने जो डॉक्यूमेंट लिया उसमें कुछ और लिखा है एड्रेस, और आप जो है आधार में जो यूज करा हुआ है तो उसका कुछ और है, किसी और का किसी और पे जो यूज करते हैं ना वो डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच में चला जाएगा। इनकम्प्लीट एड्रेस, एड्रेस जो है वो पूरा प्रॉपर नहीं है और आप उस डॉक्यूमेंट को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की जो गलतियां हैं ये कैटेगराइज किया गया है। अब ये जो गलतियां थी इनके बिहाफ पे पेनल्टी कैसे लगती है। अगर आप पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट, डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, या इनवैलिड डॉक्यूमेंट, इनवैलिड डॉक्यूमेंट मतलब जैसे पैन कार्ड को एड्रेस प्रूफ में लगा देना, पैन कार्ड तो एड्रेस प्रूफ में आता ही नहीं है, तो वो इनवैलिड हो गया, तो इस पे 1000 रुपये पर पैकेट लगती है, पर एनरोलमेंट पेनल्टी लगती है ऐसे केसेस में। अगर डीओई 1 मान लीजिए आपने प्लेन पेपर स्कैन कर दिया, या जो डॉक्यूमेंट था आप मूल्यवास लेके आया, कोई मूल्यवास को आप वेरीफाई कर सकते हो ऑनलाइन, लेकिन वेरीफाई करने पे वो वेरीफाई नहीं हो रहा है, जिसके नाम से बनाई नहीं है, जारी ही नहीं हुआ है, जो अथॉरिटी है उसने जारी नहीं किया, ठीक है, तो वो जो है ना फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट में जाएगा। या बारकोड वाले कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बारकोड स्कैन कर रहे हो, स्कैनिंग नहीं हो रही उसकी, तो ये सब जो है ना फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट में काउंट होते हैं, और ये ग्रेव एरर्स हैं, इनकी जो है पर एनरोलमेंट 10,000 रुपये पैकेट पेनल्टी लगती है। ठीक है ना। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, आप लोग इस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं, एड्रेस आपने चेंज करते समय कुछ और लिख दिया, आपका मूड अपसेट है, बोले आज इससे जो है थोड़ा सा हमें अपनी पर्सनल रंजिश निकालनी है, इसका आधार हम गलती से मतलब जानबूझ खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या मतलब। तो ऐसा नहीं, आप जो है अगर ऐसा कुछ करेंगे किसी आधार में इस तरह की लैंग्वेज या फिर इस तरह की भाषा का यूज करेंगे लिखते समय, तो फिर उसमें 1000 रुपये पर पैकेट पेनल्टी लगती है। यूआईडीआई सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ या रबड़ थंब का यूज करते हैं तो 1 लाख रुपये पेनल्टी लगती है पर केस, पर ऑपरेटर। अगर आप कभी भी यूआईडीआई ऑफिसर्स को नोटिस में आते हैं कि रबड़ थंब का यूज कर रहे थे आप, या सॉफ्टवेयर बाईपास कर रहे थे आप, गलत तरीके से एनरोलमेंट कर रहे थे, किसी और के साथ में मिलकर काम कर रहे थे, तो 1 लाख रुपए पर ऑपरेटर पेनल्टी लगती है। ओवर चार्जिंग हो गया, आप 50 रुपये निर्धारित शुल्क है उससे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, तो ऐसे केसेस में जो है 50,000 रुपये पर ऑपरेटर पेनल्टी लगती है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ इसलिए है क्योंकि आज की डेट में यूआईडीआई बहुत ज़्यादा सख्त है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को लेके हो, चाहे वो पैसे ज़्यादा लेने वाली एक्टिविटी को लेके हो। हर महीने लगभग आप बिलीव नहीं करोगे 40 से 50 ऑपरेटर हमारे ऐसे केसेस में दोनों चीज़ों में मिला के सस्पेंड हो रहे हैं, और उसके अनेक में फिर पेनल्टी आ रही है। आप लोगों को तो लगता है कि हमें जो आईडी बंद हो गई, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। आप समझने की कोशिश करिए कि वो छोटी सी गलती से पैसे किसी ज़्यादा ले लिए, या डॉक्यूमेंट किसी वजह से हमने गलत ले लिया किसी का ना, तो आपका तो सेंटर बंद होता है, लेकिन साथ में सीएससी का बहुत ज़्यादा उसमें लॉस होता है, हमारी इमेज खराब होती है। यूआईडीआई ऑफिसर्स बोलते हैं कि भाई तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे ऑपरेटर कुछ भी करते हैं गलत सलत काम, आप बताते क्यों नहीं हो, आप ट्रेनिंग क्यों नहीं करते हो। तो ऐसा नहीं है, अगर आपकी आईडी सस्पेंड होती है या कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही लोग होते हैं। और पेनल्टी जो है ना, आप समझो कि आज आपकी आईडी सस्पेंड होगी ना तो पेनल्टी लेट आती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है आने वाले समय में। कम से कम 6-7 महीने बाद अगर जो आपने काम किया है उसकी पेनल्टी इम्पोज होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ आज की डेट में, अगर मई चल रहा है तो हमें अभी जो पेनल्टी मिली है वो नवंबर तक की पेनल्टी अभी यूआईडीआई ने शेयर की है हमारे साथ। आप समझो कि प्रोसेस लगभग 5-6 महीने लेट चलता है। ठीक है, तो ये मत समझना कभी भी कि भाई अगर आज आईडी बंद हो गई और खत्म हो गए सब कुछ, कोई बात नहीं, हम तो बस बरी हो गए। आने वाले समय में कभी भी पेनल्टी आ सकती है। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं लोग वो आए दिन जो है हमसे कॉन्ट्रोवर्सी करते हैं इसी चीज़ पे कि सर मेरा तो 6 महीने पहले ही बंद हो गया था, पेनल्टी की बात की आ रही है। तो ये कुछ चीज़ें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें।
किसी दूसरे ऑपरेटर को आप अपनी मशीन पर कभी भी लॉगिन नहीं करने देंगे, ठीक है। ये जरूरी चीज इसलिए है क्योंकि कुछ लोग करते हैं ऐसा, वो देखते हैं अरे इसमें भी क्रेडेंशियल मेरा भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, कोई बात नहीं मैं ट्राई कर ले रहा हूँ, लॉगिन कर ले रहा हूँ, काम शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये सारी चीज ना सिंक रिपोर्ट में तो पता लग जाती है कि आज भाई इस मशीन नंबर पे ये ऑपरेटर सिंक कर रहे थे रामलाल, कल श्यामलाल कैसे दिखने लगे। भले ही आप भाई भाई हैं, दो दो सेंटर चला रहे हैं, हो सकता है ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है, ठीक है। ये सब सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती है चीजें और वो ट्रेस होती हैं, फिर उस पर फिर एक्शन होता है। हम लोग आपस में एक दूसरे की आंखों में धूल झोंक सकते हैं या धोखा दे सकते हैं, लेकिन सिस्टम को बेवकूफ नहीं बना सकते ना। अच्छा जी, अभी डॉक्यूमेंट एरर हम लोग समझ रहे थे ना, तो ये डॉक्यूमेंट एरर कैसे यूआईडीआई चेक करती है। ये इस तरह का ना एक पोर्टल होता है यूआईडीआई का, जिसपे कि जो भी आप एड्रेस प्रूफ या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं ना, स्कैन करते हो, वो दिखता है उनको। ऐसे ये किसी पोर्टल है, उसी का स्क्रीनशॉट है। आपने मान लो कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिया, यहाँ देख रहे हो आप ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यहाँ पे ये गोल घेरा किया हुआ है, यहाँ पे ना प्रूफ किसी ने व्हाइटनर लगा के इसमें एडिटिंग की है, व्हाइटनर लगाया गया है। उनको लग रहा होगा अरे ये तो दिखेगा ही नहीं, लेकिन क्यूसी टीम जो है इसको जूम कर करके देखती है, स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे व्हाइटनर लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे भी ये चीज़ है, व्हाइटनर लगा है, यहाँ व्हाइटनर लगा है, यहाँ पे डेट, जो डेट होती है यूआईडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर आप यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट की स्क्रीनशॉट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अब आप यही डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसमें गलतियां करते हैं, फिर आप बोलते हैं अरे हम तो वो प्रधान जी वाले लगा रहे थे इसलिए हमारे रिजेक्ट हो रहे थे, या प्रधान जी वाले तो हम लगाते ही नहीं है, वो रिजेक्ट होते थे पहले। ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रधान, ग्राम प्रधान का स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रमाणित करा हुआ ले सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक बारीकियां हैं जो कि आपको ध्यान देनी है। टॉप से लेके बॉटम तक, टॉप का मतलब जहाँ पे ऊपर यूआईडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डेट का कॉलम होता है, उस डेट से लेके नीचे जहाँ तक सिग्नेचर हो रहे हैं वो सारे पॉइंट पे आपको चेक करना ढंग से, क्योंकि डेट में तो किसी तरह की ओवर राइटिंग नहीं है। कई बार तो वो डेट ही खाली छोड़ देते हैं, डेट भरी नहीं गई। भाई प्रधान जी के यहाँ तो आपको पता है ना किस तरह से वेरीफाई करते हैं, आप प्लेन पेपर भी ले जाओ ना तो भी प्रधान जी मोहर लगा के दे देंगे, गेट के बाहर आएंगे, गेट पे खड़े खड़े स्टैम्प और मोहर साइन किया, अरे लाओ कहाँ पे क्या साइन करना, बस कर दिया। लेकिन आपको तो समझना है ना, ये डॉक्यूमेंट आधार एड्रेस अपडेट हो रहा है उसका, तो ये उसका एड्रेस प्रूफ बनने जा रहा है, ये तो आप डोमिसाइल समझ लो उसका। तो अगर एसडीएम के द्वारा जारी किया हुआ डोमिसाइल में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो इसमें कैसे कर लेते हैं भाई। आधार के पर्पज से ये तो एड्रेस प्रूफ हो गया ना, उसका एड्रेस प्रूफ है तभी तो उसका एड्रेस हम चेंज कर पा रहे हैं आधार में। तो आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से चेक करना है कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी छेड़छाड़ करी हुई नहीं हो। ये देखिए यहाँ पे भी इन्होंने व्हाइटनर लगा के चेंज करने की कोशिश, यहाँ व्हाइटनर लगा हुआ है, स्पष्ट दिख रहा है, ये व्हाइटनर लगा हुआ है। तो इस तरह से व्हाइटनर, क्लूड, ओवर राइटिंग, कटिंग करे हुए स्टैंडर्ड फॉर्मेट या जो डॉक्यूमेंट को लेके आ रहा है एड्रेस प्रूफ, वो हमें यूज नहीं करने हैं। कई बार लोग आधार कार्ड ही स्कैन कर देते हैं, आधार कार्ड तो किसी चीज में यूज ही नहीं होता। जो सर्टिफायर होता है, जैसे ग्राम प्रधान होते हैं, तो ग्राम प्रधान की डिटेल नीचे भरी हुई होना बहुत जरूरी है, उनका नाम, उनका पता, उनका डेजिग्नेशन वो क्या है, और मोबाइल नंबर। यहाँ देखिए मोबाइल नंबर भी नहीं भरा हुआ है, इनकम्प्लीट है ये। विलेज पंचायत हेड जो है मुखिया, उसका मोबाइल नंबर नहीं पड़ा है, जब वहाँ पे कॉलम दिया है तो वो भरा होना चाहिए। जो भी सर्टिफायर है, यूजिंग अथॉरिटी है, उसकी पूरी यहाँ पे डिटेल होनी चाहिए। इन्हीं गलतियों की वजह से ये रिजेक्ट होता है। फिर हम बोलते हैं अरे प्रधान जी वाले रिजेक्ट हो रहे हैं, प्रधान जी वाले रिजेक्ट नहीं हो रहे, प्रधान जी द्वारा प्रमाणित किया गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट सही नहीं था, सही से उसे प्रमाणित नहीं किया गया, सही से भरा नहीं था, इसलिए रिजेक्ट होता है वो। बैंक की पासबुक, ये जो ई पासबुक होती है ना, ये अलाउ नहीं होती है। बैंक मैनेजर के द्वारा फोटो लगी हुई, प्रमाणित की हुई बैंक पासबुक ही अलाउ होती है। ये देखिए मैं बता रहा था ना, डेट खाली छोड़ी हुई थी स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये कोई किसी का था, सब कुछ सही था, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऊपर डेट वाला कॉलम ही खाली था, क्योंकि भाई ये डेट ही तो उसकी वैलिडिटी को वो करेगी, जस्टिफाई। इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट की भी अपनी वैलिडिटी है, ये 3 महीने तक ही यूज होता है। जिस डेट में ये भरा गया और साइन किया गया, उसके 3 महीने के अंदर ही इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एक मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाए, ये डॉक्यूमेंट एरर किस तरह से यूआईडी टीम चेक करती है, उनका क्यूसी पोर्टल है, उनका मैकेनिज्म क्या है, वो बताने की कोशिश की आपको, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। अब लास्ट में एक बात है, आप लोग जितना भी इकोसिस्टम में हमारे आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर हैं, यूआईडीआई की जो नई गाइडलाइन है उसके अनुसार हर 3 साल में सभी ऑपरेटर या सुपरवाइजर्स को
दोबारा से एग्ज़ाम करना हुआ करेगा। तो ये जो सामने स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं डेट्स, आप लोग देख लो अपना किस डेट में आपने पहले एग्ज़ाम किया हुआ है। तो ये टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप लोग अपना एग्ज़ाम पास कर लेना। एनएसईआईटी का जो भी सुपरवाइजर या ऑपरेटर का एग्ज़ाम देते हैं, आप दोबारा से उस पर अप्लाई करेंगे और एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। इधर डेट दिए हैं कि भाई किस डेट तक आपने पहले पास किया था और अब करना कब तक जरूरी है। ओवरऑल ये माने कि जनवरी 2025 तक सभी जितने भी ऑपरेटर जो 2022 से पहले के एग्ज़ाम दिए हुए हैं सबको पास करना है। तो ये 3-3 साल पे जो है हर किसी ऑपरेटर सुपरवाइजर को इसी साइकिल के अनुसार अपने एग्ज़ाम देने हुआ करेंगे। अब इस एग्ज़ाम को करने के लिए एक एलएमएस वाला पार्ट जरूर यूआईडीआई ने ऐड कर दिया है। अब तो ये एलएमएस हालांकि कोई एग्ज़ाम दे रहा है नहीं दे रहा है, हर किसी के लिए जरूरी था। ये 2 साल पहले यूआईडीआई लेके आया था इसको कि जो भी आधार में लोग काम कर रहे हैं, आप हो या हम हैं कोई भी, सभी को यूआईडीआई ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, अपना ई लर्निंग पोर्टल। उन्होंने पूरी कंप्लीट जानकारी दी है आधार इकोसिस्टम के बारे में। आप लोग तो चूंकि एक बेसिक कड़ी हो, सबसे पहली कड़ी हो, तो आपको तो जरूरी जानकारी होनी चाहिए कि यूआईडीआई क्या है, यूआईडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से काम होता है। तो उसके पर्पज से एक ई लर्निंग पोर्टल बनाया गया है। इस ई लर्निंग पोर्टल पे जो भी एलएमएस दिए हुए हैं उन एलएमएस मॉड्यूल को आपको पूरा करना है और पूरा करने के बाद में एक सर्टिफिकेट आपको वहीं उस पोर्टल से जारी होगा। उस सर्टिफिकेट की आईडी और पासवर्ड को डेट जो इशूइंग डेट होती है वो डालते हुए आप एनएसईआईटी के एग्जाम ही अप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं तो आप एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाओगे। जिन लोगों ने ये सर्टिफिकेट कर लिया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो आप लोग कर लें। इसमें आपकी जो मेल आईडी है, रजिस्टर्ड मेल आईडी, वो मेल आईडी जो है आपकी आईडी रहेगी और पासवर्ड रहेगा UIDI हैज़ 2024। ठीक है, ये मेल पे भी जाता है। जिन लोगों के ये ई लर्निंग पोर्टल आईडी अगर नहीं बने हैं, अभी मैं एक ग्रुप में जो चैट बॉक्स है उसमें एक गूगल फॉर्म डाल दूंगा, उसमें एक डिटेल है, वो डिटेल अपनी दे देना आप लोग, फिर आपको मेल आईडी पासवर्ड आपकी मेल पे मिल जाएंगे। लेकिन इसको सभी लोग आप लोग कर लें। इसके अलावा जो CSC हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ से एक हेल्पलाइन जारी नंबर है 01149754955। cscuid@csc.gov.in ये मेल आईडी है। अगर आपको कोई भी शिकायत, कोई सुझाव या कोई भी दिक्कत आती है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं।